और इस बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म, अब सिर्फ लाइन में खड़े हुए लोग ही वोट डाल सकेंगे। ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए मतदान का समय समाप्त हुआ। अब सिर्फ जो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं वही वोट डाल सकेंगे। बाकी तमाम जगहों पर मतदान केंद्रों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सिर्फ लाइन में खड़े हुए लोग ही वोट डाल सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सिर्फ लाइन में खड़े हुए वोट जो लोग हैं वही अपना वोट डाल सकेंगे। बाकी अब कोई भी अगर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि 6 बजे के बाद किसी को भी मतदान केंद्रों पर एंट्री नहीं मिलेगी, उनको मतदान केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब सिर्फ लाइन में खड़े हुए लोग ही वोट डाल सकेंगे। 6 बज गए हैं और पूरे 6 बजे का जो समय था, यानी कि अब जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं अभी भी उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। वोट डाल सकेंगे वो लोग जो लोग मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप मतदान केंद्र में अंदर नहीं हैं और आप वोट डालना चाहते हैं या किसी वजह से अभी तक नहीं जा पाए, तो आप जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। और महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, शाम के 6 बज चुके हैं, दरवाजे बंद मतदान केंद्रों के, लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट इस बात को लेकर के? क्या कहीं पर कोई मतदान केंद्र ऐसा है जहां पर अभी भी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं या वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, इस संदर्भ में वार्ड नंबर 18 के बूथ नंबर 217 पर मौजूद है और यहाँ तस्वीरें देख लीजिए कि कोई भी मतदाता नहीं है और जो गेट हैं मतदान केंद्रों के वो बंद कर दिए गए हैं। 216 ये बूथ है जहां पर वार्ड नंबर 17 का, और यहाँ पर कोई भी मतदाता नहीं। और ठीक 6 बजे यहाँ के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं थी। तो ऐसे में ठीक 6 बजे यहाँ के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। अब कोई मतदान यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई भी मतदाता यहाँ मौजूद नहीं था। तो ऐसे में समय समाप्ति की घोषणा करते हुए 6 बजे यहाँ से जो है वो गेट बंद कर दिए गए। किसी तरह का मतदान नहीं होगा। और ये पूरा जो कैंपस है इसमें इक्का दुक्का ही मतदाता जो अभी मौजूद थे, जिनकी पोलिंग हो चुकी है। मेन गेट को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में एक और जहां शांतिपूर्ण मतदान रहा है, लेकिन उस अनुरूप नहीं रहा जो वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज इन निकाय चुनाव में निकल कर आएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। जी महेंद्र, आपके पीछे देखा जा सकता है तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, पोलिंग पार्टियां वो दरवाजे बंद कर रही हैं अलग अलग बूथों के, लेकिन क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कुल कितना मतदान करनाल जिले में? बिल्कुल हितेंद्र, अभी तक जो आंकड़े साझा किए गए हैं उसके अनुसार 42% का आंकड़ा अभी तक दिया गया था। फाइनल जो आंकड़े क्या रहेंगे अभी उसके थोड़ा कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन 5 बजे तक का जो ग्राफ दिया गया था उसमें 42% मतदान ही हुआ था। लेकिन जिस तरह से हम दूसरे नगर पालिकाओं की बात करें, इंद्री नगर पालिका में चुनाव हुआ है, नीलोखेड़ी नगर पालिका में चुनाव हुआ है, वहां के आंकड़े करनाल नगर निगम के मतदान के आंकड़ों से कुछ बेहतर बताए जा रहे हैं कि वहां कुछ मतदान अच्छा हुआ है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जिस मतदान की उम्मीद थी कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। पूर्व में भी जो चुनाव हुए थे उनमें भी हमने देखा था कि शाम के 6 बजे के बाद भी लंबी कतारें जो है मतदान केंद्रों पर लगती थी। लेकिन इस बार ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है निराशाजनक हैं, उत्साह को कम करने वाली है कि वैसी जो लाइनें थी अब शाम के समय देखने को नहीं मिल रही हैं और ठीक 6 बजे ही मतदान केंद्र बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 6 बजे के बाद का समय हो चुका है, क्या कुछ ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर के, कितना फीसदी मतदान हुआ है और मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के खासतौर पर मैं बात करूं तो 40 से 45% जो मतदान है गुरुग्राम के अंदर हुआ है। और इस समय मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। 6 बजे के बाद किसी भी वोटर को जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का जवान सामने गेट लगा के कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गेट को बंद कर दिया। कोई भी अब मतदाता अंदर नहीं आ पाएगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गेट है वो लॉक कर दिया गया। और दूसरी तरफ की मैं पोलिंग स्टेशन की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कोई भी मतदाता अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की जिस तरीके से लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे थे कि
कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो कम यहाँ नजर आ रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो लगातार वहां मतदान किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम वोटर्स आए थे। इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी, लेकिन 6 बजे के बाद जो मतदाता है उनको अब बाहर ही रखा गया है। अब से क्योंकि जिस तरीके से अभी पुलिस के जवान बाहर हैं, गेट उन्होंने बंद कर दिया, 2 मतदाता जरूर बाहर हैं, लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। करीबन 40 से 45%, क्योंकि अभी जो 6 बजे तक का जो रुझान है वो आना बाकी है, लेकिन अनुमानित तौर पर सूत्रों की माने तो 40 से और 45% के बीच में गुरुग्राम के अंदर पोलिंग हुई है। बल्कि मानेसर के अंदर हम बात करें 70% के करीब वोटिंग हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं तो प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि 70 से 80% वोटिंग होगी, लेकिन वो 40 से 45 में सिमट गई, तो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जिस तरीके से वो हुंकार भरते नजर आ रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान लगातार लोगों के बीच थे और उन्होंने अपील की थी, चाहे जिला प्रशासन की बात करूं या फिर चुनाव आयोग की बात करूं या हरियाणा सरकार की बात करूं, लगातार लोगों को जागरूक करने की बात जरूर कही जा रही थी, लेकिन ग्रामीण अंचल में जरूर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया गया। शहरी क्षेत्र में वोट परसेंटेज काफी कम रहा, यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर वोटिंग परसेंटेज काफी कम दर्ज किया गया। और मानेसर की मैं बात करूं तो मानेसर के अंदर करीबन 70 से 75% जो वोट है वो डाला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ही जिले के अंदर 2 नगर निगम जरूर है, लेकिन गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो जागरूक नजर नहीं आया। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर वोटिंग पोलिंग कम हुई है। जी जितेंद्र। जी, लगातार महेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, अब वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, जनता ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम की सुरक्षा की बात है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी किस तरह की वहां पर इंतजाम किए गए हैं? और अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव हुआ है, करनाल जिले में इंद्री, नीलोखेड़ी और असंध में भी चुनाव हुआ है, तो उनकी स्ट्रॉन्ग रूम कहां रहने वाले? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अब जो है मतदान की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। अभी जो मतदान केंद्रों पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो ईवीएम को सील करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ समय बाद ही कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें यहां से स्ट्रॉन्ग रूम में लेकर जाएंगी। करनाल नगर निगम के चुनावों के लिए राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहां मेयर चुनावों से संबंधित और पार्षद के चुनावों से संबंधित जो ईवीएम मशीनें हैं उनको रखा जाएगा। 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर रखी गई है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 17 पेट्रोलिंग पार्टियां भी तैनात की गई हैं। यहां से जब ईवीएम मशीनें जाएंगी तो बाकायदा कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे जाएंगे। पुलिस की जो वैन है वो आएगी, उसी की मौजूदगी में यहां से ईवीएम मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम तक लेके जाएंगे। अभी जो कुछ वार्ड है जहां पर अभी भी कुछ मतदाता है जो कुछ लाइनों में लगे हुए हैं, वहां की पोलिंग समाप्त होने के बाद वहां से भी ईवीएम मशीनें इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाई जाएंगी। हालांकि अभी तक कहीं से भी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि किसी तरह से मतदान में कोई व्यवधान आया। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। जी महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और संजय राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गुरुग्राम में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि 2 जगह पर चुनाव हुआ है, गुरुग्राम में और मानेसर में नगर निगम के लिए चुनाव हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर के किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है स्थानीय प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल हितेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है यहाँ पहुंचेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव हम बात करें कि आज 6 बजे तक वोटिंग होनी थी वो हुई, और जो भी यानी कि वोटर्स 6 बजे तक पोलिंग बूथ पे होंगे उनकी वोट जरूर ली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी आएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह की चुनाव की गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर रखते हुए उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही एक बड़ा कारण है कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उनको गुरुग्राम के सेक्टर 14 यानी कि 14 कॉलेज के अंदर लेके जाया जाएगा, वहां पर इनको रखा जाएगा। और 12 तारीख को तमाम प्रत्याशी हो, चाहे मेयर प्रत्याशी हो या फिर हम पार्षद प्रत्याशी की बात करें, तो उनकी जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर अब कैद हो गई है। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस के जवान हैं उन्होंने पूरा गेट लॉक कर दिया। बाहर जरूर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस के जवान है उन्होंने पूरा लॉक कर दिया। जिस तरीके जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए
और कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई। 12 तारीख को ही अब नतीजे आएंगे, उस दिन ही कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार किसके सरताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी ये। और दूसरी तरफ मैं आपको पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहे हैं और अपने जो अधिकारी हैं सीनियर उनको कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट दी जा रही है और तमाम जो नोडल ऑफिसर हैं वो ईवीएम को अब पैक कर रहे हैं। और इससे कुछ ही देर बाद यहाँ से जो ईवीएम है वो गुरुग्राम के सेक्टर 14 कॉलेज में ले के जाएगी और जहां पर जमा कराई जाएंगे और उसके बाद 12 तारीख को नतीजे आएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम के अंदर जागरूकता की कमी जरूर कहीं ना कहीं वो खलती नजर आई, चाहे तमाम प्रत्याशियों ने वो प्रचार किया हो या फिर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने की बात कही हो। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर 40 से 45% जो है मतदान हुआ। ये एक सबसे बड़ा कारण, कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक नहीं रहे। और पिछले मैं 10 महीनों की बात करूं तो तीसरा ये चुनाव है, तो लोग कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें रही होंगी। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ये चुनाव है और ऐसे में निकाय चुनाव के दौरान लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रही। यही एक बड़ा कारण है कि जो वोट परसेंटेज गुरुग्राम के अंदर कम दर्ज की गई। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस कैंडिडेट की किस्मत 12 तारीख को ताज पहनने वाली, और कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके वो निराशा हाथ लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं गर्व में तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रशासन की तौर पर पूरे इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जो भी संवेदनशील बूथ थे उन पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम के और मानेसर की बात करूं तो शांतिपूर्वक ये पूरा चुनाव जो है वो संपन्न हुआ, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी सरदर्दी ये थी कि कहीं ना कहीं जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ थे वहां पर झगड़े होने की संभावना थी। लेकिन 6 बजे तक यानी कि हम बात करें तो शांतिपूर्वक ये चुनाव कहीं ना कहीं संपन्न हुआ है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन अब से कुछ ही देर बाद तमाम ईवीएम मशीनों को कड़े सुरक्षा के घेरे के अंदर गुरुग्राम के गर्ल्स कॉलेज के अंदर जमा कराई जाएगी और 12 तारीख को इन तमाम जो उम्मीदवार हैं इनकी किस्मत कहीं ना कहीं उन ईवीएम के अंदर कैद जरूर है। लेकिन जब चुनाव अनाउंस होंगे तो और रिजल्ट आएगा तो उस दौरान ये देखना बेहद रोचक होगा कि किस उम्मीदवार की किस्मत में कहीं ना कहीं ताज है और किस उम्मीदवार के लिए निराशा हाथ लगी है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, रवि जांगड़ा भी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिवानी जिले में भी कई जगहों पर मतदान हुआ है। रवि, मतदान खत्म हो चुका है, क्या कुछ ताजा अपडेट, कितना फीसदी मतदान हुआ है? देखिए, अभी तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए हितेंद्र, उनके मुताबिक 75% से ज्यादा मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। बात शिवानी मंडी की करे, बात लोहारू की करे या फिर बात भवानी खेड़ा की करे, अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा गया था। भवानी खेड़ा के महिला महाविद्यालय के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर आप देख पाएंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाया गया है, यहाँ पर बाकायदा बूथ भी बनाए गए थे। और पूरे जिले की अगर मैं बात करूं, चाहे भवानी खेड़ा की बात करूं, शिवानी मंडी की बात करूं या फिर बात लोहारू की करूं, कुल 40 से जो है बूथ थे तीनों में ही, यानी 16 बूथ भवानी खेड़ा में थे, 16 बूथ शिवानी में और कहीं न कहीं अगर बात करें 12 बूथ थे, 14 बूथ माफ कीजिएगा, वो बूथ लोहारू में थे। ऐसे में 177 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं 40 लोग उनका चुनाव किया जाना है, 3 चेयरपर्सन चुने जाएंगे, जबकि 40 जो है वार्ड के लिए पार्षद चुने जाएंगे। अच्छी खासी मशक्कत प्रशासन ने की थी, पोलिंग पार्टियां बनाई गई थी 52 के करीब जो है पोलिंग पार्टियां थी। इसके अलावा 43,295 यहाँ पर पूरे वोटर के मताधिकार का उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन गनीमत की बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया, चाहे लोहारू की मैं बात करूं, शिवानी मंडी और साथ ही साथ भवानी खेड़ा, यहाँ पर जो है बड़े सलीके से, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से तमाम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। भवानी खेड़ा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ बनाया गया था, ईवीएम मशीनों का यहाँ फाइनल रिहर्सल की गई थी, वही प्रशिक्षण किया गया था। और अब यही तमाम जो मशीनें हैं, ईवीएम की मशीनें बाकायदा कड़े पहरे में वो यहीं पर रहेंगी। 12 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे, यहीं पर काउंटिंग की जाएगी, यहीं पर गिनती की जाएगी। ऐसे में रात की सांस प्रशासन ने जरूर ली है कि किस तरह से जो चुनाव के लिए जो आज मतदान की प्रक्रिया थी, हालांकि न केवल भिवानी, न केवल गुरुग्राम, न केवल करनाल, प्रदेश में 8 जगहों पर नगर निगमों के लिए, 40 जगहों पर निकायों के लिए चुनाव की प्रक्रिया का पहला चरण था, पहला फेज था। ऐसे में 12 तारीख को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर
ये बात देखने वाली होगी कि किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको मात मिलेगी, किसको हार मिलेगी। हालांकि जब लोग पहलवान लड़ते हैं तो कोई व्यक्तिगत लड़का हारता है निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़ा रोचक मुकाबला इस बार के चुनाव में। खासतौर पर भवानीखेड़ा में आज हमने देखा था कल सुबह से लोगों की कतारें लगी हुई थी, खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी, लेकिन कई जगहों पर जो आंकड़े थे वो बेहद निराशाजनक थे। हमने देखा था गुरुग्राम में जो मतदान की प्रतिशतता थी बेहद कम थी, सोनीपत में मतदान की प्रतिशतता बेहद कम दिखाई गई थी, इसके अलावा फरीदाबाद में भी यही आलम था। लेकिन अपेक्षाकृत अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं, इसके अलावा बात अगर दूसरे तमाम इलाकों की करें, महेंद्रगढ़ की बात करूं, भिवानी की बात करूं, यहाँ पर जो है आंकड़े सुखद हैं। ये संतोषजनक भी कहे जा सकते हैं कि क्योंकि चुनाव में जो जिस तरह से जो मतदान की प्रतिशतता है 75 से 80%, अभी हालांकि फाइनल आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से अपेक्षा जताया गया है, कई ऐसे जो नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव में मतदान की जो प्रतिशतता थी वो 80% से भी ज्यादा रहने की संभावना है। जाहिर सी बात है, शहर की सरकार चुनी जानी थी, अपने नगर की कस्बे की सरकार चुनी जानी थी। ऐसे में अच्छी खासी जोश के साथ, अच्छे खासे उत्साह के साथ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अपनी सरकार चुनने के लिए लोग सुबह से ही जागरूक दिखाई दिए थे। ऐसे में ये रात की बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं संपन्न हुई है। जी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर उम्मीदों की बात की जाए तो उम्मीद थी कि काफी ज्यादा वोटिंग हो सकती है गुरुग्राम में, क्योंकि काफी देरी से चुनाव हो रहे थे और जिस तरीके का माहौल गुरुग्राम में विशेष रूप से देखने को मिला चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, तो उससे भी इस तरह की उम्मीदें थी कि काफी अच्छा यहाँ पर वोट पोल हो सकता है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, वैसा उत्साह स्थानीय लोगों में, स्थानीय वोटर्स में देखने को मिला नहीं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में, तो लगातार कहीं ना कहीं वोटर अपने घर में ही रहे और जिस तरीके से संडे का दिन था तो हो सकता है कि लगातार अपने परिवार के साथ वो कहीं ना कहीं बाहर निकल गए हों। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने घर से बाहर निकले और अपने उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने वोट किया और साथ ही साथ अपने वार्ड और अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए उन्होंने वोट करते नजर आए। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करूं तो वोटिंग परसेंट काफी कम रहा और 5:50 की मैं बात करूं तो 40% वो जो शहर के अंदर वोट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम उम्मीदवारों के लिए बड़ी चिंता का विषय है जो लगातार जनता के बीच रहे और अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ उन लोगों से लुभावने वायदे किए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से वादे की, कमिटमेंट की, वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। और ये एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम के अंदर जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम दर्ज किया गया। अभी तक की मैं बात करूं तो 40% के करीब जो है वोट गुरुग्राम के अंदर डले हैं और ग्रामीण इलाकों में लगातार जो हम वोटर की बात करें, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, वो लगातार कहीं ना कहीं बूथ पर नजर आए। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करूं तो कहीं ना कहीं वहां पर सन्नाटा छा रहा और यही एक बड़ा कारण है कि शहरी क्षेत्र में वोट काफी कम गिरे और कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों को भी एक बड़ी कहीं ना कहीं अब चुनौती कहीं ना कहीं देख सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, चाहे चुनाव आयोग की बात करूं या जिला प्रशासन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी शहर में देखी गई है और यही एक बड़ा कारण है कि लोगों को जिस तरीके से संडे का दिन था अपने घर में ही रहे और वोट डालने के लिए वो नहीं निकल पाए, तो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो भी वोट परसेंटेज, जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाली है वो ईवीएम में कैद हुई और 12 तारीख को ये साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशी के पक्ष में ये वोट डाली गई है, किसके सर पे ताज सजेगा, किसकी निराशा हाथ लगेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गुरुग्राम के सिविल लाइन का इलाका है जहां पर अभी एक भी जो वोटर्स हैं वो यहां नजर नहीं आएंगे। लेकिन ग्रामीण अंचल में मैं अभी भी बात करूं तो वहां पर जो वोटर्स की कतार है वो लगी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो 6 बजे तक जो वोट डल सकती है वो डलेगी। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, हरियाणा पुलिस के जवान है जो लगातार अब 6 बजे के बाद उस जो गेट है उन्होंने लॉक कर दिया। तमाम जो वोटर्स हैं 6 बजे के बाद यानी कि पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे तो उनको उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि जिस तरीके से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर लगाए गए हैं
और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जो निर्णय है वो लिए गए। कुछ ही देर में तमाम ईवीएम को पैक कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। उसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में उस ईवीएम को लेके जाया जाएगा। साफ तौर पे यही है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजों को बेहतर किया गया और ऐसे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम थे वो यहाँ किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत काफी कम दर्ज किया गया है तो कहीं ना कहीं निराशा का विषय जरूर है। लगातार वो चाहे हरियाणा सरकार की बात करूं, चुनाव आयोग की बात करूं या तो फिर तमाम जो प्रत्याशी, वो चाहे मेयर प्रत्याशी की बात करूं या फिर पार्षद प्रत्याशी की बात करूं, तो वो भी लगातार लोगों के बीच में जाकर अपील कर रहे थे कि अधिक से अधिक वो लोग वोट करें। और हरियाणा न्यूज भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रहे था कि वो वोट करें और अपने जिम्मेदारी वो लोग समझें। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चुनाव के जो नतीजे हैं और 12 तारीख को सामने आएगा, उसी दिन साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत में ताज और किस प्रत्याशी के निराशा हाथ लगी है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ समझा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कहीं ना कहीं मतदान देखने को मिला है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे रवि से, लेकिन संजय राठौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, वोटिंग का प्रतिशत रहा है, जिस तरीके से शहरी क्षेत्र की अगर बात करें विशेष रूप से, तो शहरी क्षेत्र में काफी कम मतदान जो है वो देखने को मिला। अगर मानेसर और गुरुग्राम की बात की जाए, कंपेरिजन किया जाए, दोनों एक ही जिले का हिस्सा है, लगभग एक ही जैसी स्थिति, लेकिन मानेसर में ज्यादा गांव भी हैं, करीब 30 के आसपास गांव मानेसर में पड़ते हैं। तो क्या सिर्फ ग्रामीण लोगों में इस चुनाव को लेकर के अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, बाकी शहरी लोगों में कोई खास उत्साह नहीं? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है अंदर। जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में कल आज सुबह 8 बजे से लगातार लोगों में होड़ थी कि कौन सबसे पहले वोट करेगा, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर युवा हो, तो कहीं ना कहीं होड़ देखने को मिल रही थी। और मानेसर की बात करूं तो 70% से अधिक जो मतदान है वो मानेसर में दर्ज किया गया है। और गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं तो मात्र 40% तक जो है वोटर्स वोट कर पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ही जिले के अंदर 2 नगर निगम जरूर है, लेकिन ग्रामीण जो अंचल है वहां पर लगातार वोटर्स है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटर काफी कमी है। जिस तरीके से हम बात करें 40 और 45% जो वोट है गुरुग्राम नगर निगम के हुए हैं और 70 से 75% जो है मानेसर नगर निगम के अंदर वोटर ने डाले। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता थी और कहीं ना कहीं अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए लोगों में कितनी जागरूकता थी वो इसी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर काफी कम वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता की कमी जरूर कहीं ना कहीं खलती नजर आई है और यही एक बड़ा कारण है शहरी क्षेत्र में जो वोट प्रतिशत काफी कम दर्ज किया गया है। बिल्कुल। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार में हमने देखा काफी मेहनत उम्मीदवारों ने की थी, लेकिन अब परिणामों का इंतजार उन लोगों को भी जिन्होंने वोट डाला और विशेष रूप से उन्हें जो चुनावी दंगल में रहे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके लिए अब एक एक मिनट कैसे कटेगा 12 तारीख तक? संजय जी बिल्कुल। जिस तरीके से लोगों ने प्रचार प्रसार किया, अपने पक्ष में वोट की अपील की और एक लंबा समय मैं कह सकता हूं 2 तारीख या 12 तारीख यानी 10 दिन का जो समय कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से वोट प्रतिशत काफी कम दर्ज किया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बात जरूर चलेगी। जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया लेकिन उस तरीके से जो वोट है वो पोलिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय जरूर है। लोगों को परेशानी जरूर कहीं ना कहीं परेशानी से जरूर जूझना पड़ेगा। तमाम प्रत्याशी वो चाहे किसी भी पार्टी से वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर है कि जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में जाके वो लोगों से अपील कर रहे थे कि उनके पक्ष में वोट करें, लेकिन मात्र 40 से 45% जो वोट पोल हुए हैं तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत उनकी रही है। और लगातार गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं तो लगातार अधिक कहीं ना कहीं जो समस्या का जो अंबार है वो चाहे मैं बात करूं स्ट्रीट लाइट की बात करूं,
सीवरेज ओवरफ्लो की बात करूं, टूटी सड़की की बात करूं, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करूं, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, कांग्रेस प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, तमाम लोगों के बीच जरूर वोट की अपील करने के लिए गए थे। लेकिन लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोट पोलिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए, और ये एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं तमाम शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिल्डर के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। मैं गुरुग्राम की बात करूं तो विश्व के मानचित्र पर आगे पहचान जरूर बना चुका है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग या फिर पॉश इलाके की बात करूं तो उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि हम लोग मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, देते हैं, और साथ ही साथ बिल्डर के हम टच में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि जो निकाय चुनाव है, आपसी भाईचारे के चुनाव कहा जाता है, लोगों मुद्दों को चुनाव कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जागरूकता की कमी रही, और यही एक बड़ा कारण गुरुग्राम के अंदर 40 से 45% जो वोट आज पोल किए गए हैं उसका कहीं ना कहीं आप साफ देख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गुरुग्राम के दूसरे पड़ाव की मैं बात करूं नगर निगम मानेसर की, तो वहां पर 70 से 75% जो वोट है वो पोल हुए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण अंचल में किस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता की कमी नजर आई है। जी बिल्कुल। रवि हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, हमारे विशेष संवाददाता। रवि, अगर देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए 6 बजे तक के, सोनीपत में 27% वोटिंग, वहां पर सिर्फ उपचुनाव था चेयरमैन पद के लिए, निगम में अध्यक्ष के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर शहरों में अगर देखा जाए या ग्रामीण अंचल में अगर देखा जाए तो काफी अंतर है, कहीं 40% है तो कहीं 80% से भी ज्यादा मतदान। किस तरह से समझा जाए इस वोटिंग प्रतिशत को? बिल्कुल हितेंद्र, उस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दो सहयोगी, अगर मैं भवानी खेड़ा में बात करूं, संजय कौशिक लगातार ग्राउंड जीरो पर कवर करते आए, उनसे भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। संजय, सबसे पहले एक बात, अहम बात, आज जिस तरह से मतदान की प्रतिशतता देखी गई थी इस इलाके में, जिसको आप लगातार कवर करते आए हैं, भवानी खेड़ा में आज जो है 75% के करीब अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या माना जाए, चुनाव मुद्दों पर था या फिर बात कहीं और थी, या फिर लोग जो है व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, जितना छोटा चुनाव हो जाता है, जिस तरह से जो नगर पालिका का जो चुनाव है छोटे स्तर पर है, उसमें मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कास्टिजन पे चला जाता है या उसकी दिशा कुछ और हो जाती है। इसी कारण से जो आज मतदान की प्रतिशतता बढ़ी है, अभी के जो रुझान आ रहे हैं वो 77.5 के हैं, और शायद ये लास्ट टाइम तक बढ़ेगा अभी आने के बाद। तो जिस तरह से मतदान की जो प्रतिशतता बढ़ती है, वहां मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जितनी बार भी नगर पालिका के मुद्दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार के विरोध में रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा भवानी खेड़ा में रहा है नगर पालिका में, और उसी के विपरीत आप मान के चलिए कि ये जो मतदान हुआ है उसी के विपरीत हुआ है। लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं बदलाव हो, उस चीज का बदलाव हो। नरेंद्र भाकर भी मेरे साथ है, ये भी वरिष्ठ सहयोगी है, नरेंद्र भाकर भी वरिष्ठ पत्रकार है। नरेंद्र, क्या कहेंगे, चुनाव में इस बार मुद्दे किस तरह के थे, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुख्य मुद्दा रहा, पिछले लगातार कई वर्षों से ये जनता ने मांग उठाई रखी थी, भाई भाजपा जो शासन लागू हुआ है इसमें विकास के पिटारे खुलेंगे। लेकिन अब की बार क्या है कि एक तो सबसे पहले तो भाजपा सरकार ने ये नियम लागू कर दिया कि पहले जैसे कि 15 पार्षद होते थे, वो एक को खरीद फरोख्त करके ही इसका प्रधान का चुनाव करते थे। लेकिन अब की बार वो ये बड़ा फैसला लिया गया, भ्रष्टाचार पर इससे अंकुश लगेगा निश्चित तौर पर। काफी खरीद फरोख्त जब होती थी, कहीं न कहीं जो है देखा जाता था अच्छे खासे पैसे की बर्बादी होती थी, जो पैसा विकास में लगना चाहिए था वो पैसा खरीद फरोख्त में कहीं न कहीं लगता था। नरेंद्र, ये तो बात जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, पहले ऐसा ही होता था। लेकिन अब की बार देखते हैं जो जनता ने सीधा अपने वोट के द्वारा जो प्रधान पद चुनाव करेगा वो कहीं न कहीं विकास का कार्य करेगा, और इसके ऊपर हो सकता है लगभग 100% तो हम नहीं बोल सकते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन हो सकता है कुछ न कुछ तो। हितेंद्र, एक अहम बात जिस बात का हम लगातार चर्चा करते आए हैं, कहीं जो है 40% मतदान देखा गया, कहीं 80% के करीब मतदान देखा गया था, मुद्दे भी थे कहीं न कहीं। अगर नगर निगम की बात करूं, सोनीपत नगर निगम की बात करूं, वहां भी जिस तरह से
बाई इलेक्शन जहां पर हुआ है, वहां जब मतदान की प्रतिशतता गिरती है तो एक बात तो देखने को मिली है कि ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरी इलाकों के वोटर आज घरों से बाहर नहीं निकले। चाहे वजह संडे की रही हो, संडे को फंडे उनके द्वारा मनाया गया हो, या फिर वजह कोई दूसरी रही हो, लेकिन ग्रामीण तबकों में, रूरल इलाकों में, शिवानी मंडी की मैं बात करना बेहद जरूरी समझता हूं, जहां पर मतदान की प्रतिशतता करीबन 80% जो है, अभी जो आंकड़े सामने आए 80% से ज्यादा का मतदान वहां पर हुआ है। लोहारू में भी कमोवेश इसी तरह की तस्वीरें थी। आप फतेहाबाद को देखिए, फतेहाबाद में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने खुलकर मतदान किया, मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। भवानीखेड़ा में तो सुबह से कतारें लगी हुई थी, लोग जो है बेहद इस बात को लेकर खुश थे। और सबसे बड़ी बात कि देश की आधी आबादी, यानी महिलाओं की आबादी की मैं बात करूंगा, यहां पर जिक्र करूंगा कि महिलाएं बड़ी तादाद में सुबह से ही 8 बजे हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वो मतदान में करने के लिए सुबह 7 बजे ही कतारों में लगने शुरू हुई थी और आखिरी मोमेंट पर 6 बजे तक इस तरह का आलम था। कई सारे बूथ ऐसे थे जिन बूथों पर महिलाएं जो है बड़ी तादाद में, कोई अपने बच्चे के साथ, कोई बीमार पति के साथ, मतलब ये माना जा सकता है कि लोगों में जोश था। और इस बात का अभिप्राय यही समझा जाएगा कि लोग जो है अपनी सरकार चुनने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए थे। अब शहरी इलाकों में भले ही प्रचार किया गया था और एक चुनाव को कमतर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जिस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्री जो है, जो दूसरे नेता जब आते हैं, निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि पार्टियों ने किस गंभीरता से इस चुनाव को लिया था। कांग्रेस ने भले ही दूरी बनाए रखी, कुछ इलाकों में जरूर कांग्रेस जो है गई थी जहां पर नेताओं ने प्रचार किया था अपने अपने कैंडिडेट के, लेकिन जिस तरह से जो आई थी इस चुनाव में भी इसको जो है इस बात के मायने में लिया जा सकता है कि लोग गंभीर थे पूरी तरह से इस चुनाव को लेकर। हितेंद्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मतदान खत्म हो चुका है, अब इंतजार है परिणामों का। परिणाम सामने आएंगे 12 तारीख को। तंत्र में ये थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है। और अभी लगातार या पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 नगर, ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर 2 की एक तरफ और 1 की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। चुनाव का जो हमारे फरीदाबाद की पूरे हरियाणा की छोटी सरकार बनने वाली है और मैं मानता हूं कि आज लोगों में बड़ा उत्साह जबरदस्त है कि 45 हमारे पार्षद
बड़ी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस 0 पे दिल्ली में, फरीदाबाद में, सारा कांग्रेस तो मुक्त भारत है। और कांग्रेस का तो जब समय था जब किया नहीं, और समय मिला उन्हें काम नहीं, उन्हें घोटाला। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कुल 43.7% मतदान दर्ज किया गया है अभी तक। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 85.1% वोटिंग हुई। महेंद्रगढ़ में 81.1% वोटिंग हुई है। हरियाणा में अब तक कुल 43.7% मतदान दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 85% से भी ज्यादा यहां पर वोटिंग। महेंद्रगढ़ में भी 81% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और सोनीपत में सबसे कम मतदान हुआ है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिले में मतदान हुआ है। महेंद्रगढ़ में 81.1% मतदान हुआ, वोटिंग हुई। हरियाणा में कुल 43.7% मतदान दर्ज किया गया अभी तक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महेंद्रगढ़ में 81.1% वोटिंग। हरियाणा में अब तक कुल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 43% से मतदान, 43% से ज्यादा मतदान। सुरेश रोड हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं निकाय चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसको लेकर के। सुरेश जी, हरियाणा में निकाय चुनाव में जिस तरह से 43% से ज्यादा ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतदान दर्ज किया गया, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्या उम्मीद है पार्टी को इस मतदान फीसद से? जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी और हरियाणा वासी चिंतित है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद और खुद मुख्यमंत्री जी और इवन खट्टर जी के भी मैदान में उतरने के बावजूद 43% पे मतदान अटक गया है। ये गंभीर विषय है। आप डबल इंजन, इसका मतलब दोनों इंजन फेल हैं, तभी तो लोगों ने विश्वास प्रकट नहीं किया। हम तो इस बात पे भी आपत्ति करते हैं कि इतना स्थानीय या एक छोटे निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री तक को इतना ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये भी एक लोगों के मौलिक अधिकारों में सरकार का एक दबाव बनाने के लिए हस्तक्षेप मानती है कांग्रेस पार्टी को। हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कल एक मीडिया के साथी के जवाब में बिल्कुल क्लियर किया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ऐसे चुनाव में प्रचार नहीं किया करता। छोटे लेवल पे कार्यकर्ता कर सकते हैं, पार्टी की विचारधारा की बात है, हर जगह हर पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद इस तरीके से चुनाव प्रचार में, इवन खट्टर जी भी घूम रहे थे, तो इससे स्थानीय लोगों पे दबाव तो बनता है। एक पत्रकार साथी ने हुड्डा साहब से पूछा था कि कुमारी सैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और श्री रणदीप सुरजेवाला जी वो भी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, कि वो चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए। इसके जवाब में हुड्डा साहब ने कहा था हमारे नेता ने कि मैं भी नहीं दिखाई दिए थे। कांग्रेस पार्टी लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो लोगों पर ही छोड़ के चलती है। सरकारें बनाना, ऐसे दबाव बनाकर ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। सुरेश रोड जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाया लोगों पर, क्या ये वजह रही है इतना कम मतदान हुआ है, या क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेता लगातार खिसक रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी हुई, क्या ये वजह है, या कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए, बड़े नेता नजर नहीं आए चुनाव प्रचार में? ये भी तो एक वजह हो सकती है चुनाव प्रचार कम होने की। देखिए, मीडिया में जो गलतफहमी थी वो मैंने स्पष्ट कर दी है। हमारा एक परंपरा है जी, जो भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल तक हरियाणा में पंचायत के चुनाव नहीं करा पाई, जो निगम के, परिषद के और पालिका के चुनाव अलग अलग जगह पर काफी समय से विलंब से करा रही है। तो आप उससे कैसे उम्मीद कर लोगे कि ये पार्टी एक तरह से गंभीर है इस विषय? कांग्रेस ने कभी भी 2.5 साल छोड़े 2.5 महीने तक भी पंचायत के चुनाव विलंब नहीं होने दी। और पंचायत में कभी भी हमने सिंबल पे नहीं लड़ा, कभी भी हमने नगर पालिका में सिंबल पे नहीं लड़ा। हरियाणा में मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, हरियाणा में मैं पूंडरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ कैथल जिले में। पूंडरी विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका में एमसी को भी अपना सिंबल दिया हुआ। और आपने कहा कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ होगा,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 16 वार्ड हैं। 16 में से पुंडरी में 10 से ज्यादा वार्डों पे कांग्रेस समर्थित आजाद और स्थानीय उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। और इवन जो नगर पालिका का चेयरमैन है वो भी आजाद या स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से जो समर्थित है वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं वो सारे हारे। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी सब लेके ही हटे थे मुख्यमंत्री जी। इतने कम समय में इतना विरोध देखने में आ रहा है लोगों। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, बिल्कुल उनसे जवाब ले लेता हूं। विजेंद्र नेहरा जी, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश रोड जी जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी 43% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि दबाव कहीं ना कहीं लोगों पर बनाने का प्रयास किया गया। वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है, क्या वजह मान रहे हैं इसके पीछे और क्या इसके परिणाम अपनी पार्टी के लिए देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश की जो देवतुल्य जनता है उसने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है, समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जनता का। और साथ के साथ शांतिपूर्वक तरीके से छुटपुट चीजों को अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराने के लिए, निकाय चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग है, शासन है, प्रशासन है, हमारे पुलिस बल के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं और सेना के जो जवान हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली और खम्मा नोचे। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को ये पता हो कि परिणाम बुरे होने वाले हैं, परिणाम तुम्हारे विपरीत जाने वाले हैं, चुनाव में तुम्हारी हार तय है, इसलिए इनकी पिंडली कांप रही थी और जो बड़े नेता हैं वो चुनाव से गायब थे। ये कहना कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता का कि मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं का निकाय चुनाव में उतरना ये मौलिक अधिकारों का हनन, तो बड़ा बचकाना है। ये लोग कैसे टीवी डिबेट में आते हैं और कैसे लोग हैं जो इतना बेशर्मी से इस तरह की बात करते हैं। इनकी पार्टी में दमखम नहीं है चुनाव लड़ने का। पहले ही ईवीएम को बहाना बना रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, यहाँ पे 46 नगर निगम के पार्षद के वार्ड हैं, इनमें से 10 तो लगभग ऐसे थे जहां इनको प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिले। और इसके साथ साथ इतनी बुरी तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। इतिहास के अंदर कभी ऐसा मौका नहीं आया कि ये चुनाव के अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विपक्ष है। अकेली भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी और बड़े अंतर के साथ में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। और इन लोगों को पहले से पता है कि इनकी हार तय है। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है, संगठन नहीं है। पिछले 15 साल से नेताओं में फूट है आपस में। ये बड़े नेताओं को हार की जिम्मेदारी से बचाना चाहते हैं, बच के बहाने की आड़ में निकलना चाहते हैं। इसलिए बेचारे जो नए नवेले प्रभारी बनाए हैं उनको मैदान में कर दिया और आज कहते हैं कि हम तो चुनाव मैदान में आते नहीं है। अरे आपने चैरिटी संस्था खोल रखी है क्या? कोई ये धर्मशाला है क्या कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता की सेवा करने के लिए आगे आने चाहिए। और आप लोगों के लिए बड़ी ये आश्चर्य की बात हो सकती है कांग्रेस पार्टी के जो लोग और नेता हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई किसी भी पद पर हो वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता छोटी बैठक भी लेता है, जमीन पे भी बैठता है, किसान के बीच में भी जाता है, गली मोहल्ले में गरीबों के बीच में भी जाता है और गली गली जाकर के चुनाव प्रचार करके जनता के बीच में वोट भी मांगता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय मैदान में नहीं आती। साल के 12 महीने हम चुनाव की तैयारी करते हैं। सबसे मजबूत हमारे संगठन है, हमारे नेता मजबूत है, हमारा नेतृत्व मजबूत है। और यही कांग्रेस पार्टी जो चुनाव से पहले दावा कर रही थी कि जनता बदलाव करेगी और बदलाव की वजह से वोटिंग बड़ी हाई लेवल पे पहुंचेगी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पूरा प्रयास किया कि जनता निकले, अधिक से अधिक मतदान हो। इसलिए जो हाई राइज सोसाइटी बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं, उनके अंदर अलग से हमने बूथों की व्यवस्था की थी। उसके बावजूद भी जनता, देखिए अमूमन ये माना जाता है कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो बदलाव के लिए होती है। इसलिए आज अगर वोटिंग सीमित रही है तो कहीं ना कहीं जनता का यह विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अधिकांश निकाय चुनाव में जो पहले थी वो रहेगी और जनता बदलाव के मूड में नहीं है।
जनता ने कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों को नकार दिया, जैसे लोकसभा में नकारा, फिर विधानसभा में नकारा, अब निकाय चुनाव में भी इस नकारा कांग्रेस पार्टी को जनता ने फिर से नकार दिया है। इसलिए हार के बहाने अनेक हैं और ये हार के बहाने कुछ भी बना ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने दिन विधानसभा चुनाव को होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तक ये चुन नहीं पाए। 15 साल से इनका संगठन नहीं है, आपस में इनमें गुटबाजी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, बड़े नेता चुनाव से दूर रहते हैं। आज हुड्डा साहब कहते हैं मैं भी प्रचार में नहीं था, मैं भी प्रचार में नहीं गया। अरे भैया, जब आप प्रचार में गए थे तब आपने कौन सा तीर मार लिया? पंचायत से लेकर जिला परिषद और पुराने जब चुनाव निकाय चुनाव जब पहले हुए थे, जब आप फील्ड में गए थे तब आपने कौन सा तीर मार लिया? आपके उदयवान जी खुद होडल से जब गए थे छोटे चुनावों में प्रचार में, तो उनकी गली के अंदर से वो अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता पाए, दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं जिता पाए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की जो हार की हताशा है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और देखिए, आज इनके बयानों में भी दिख गया, और 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी होली खेलेगी, हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे, ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार बनेगी, जनता की सेवा करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही बहाना करते करते धीरे धीरे प्रदेश से विलुप्त हो जाएगी। सुरेश गौड़ जी, जब 12 तारीख को परिणाम आएंगे तब कोई बहाना तो नहीं ढूंढते रहेंगे? नहीं, देखिए इनके शब्द देखिए पहले, ये इनके शब्द बोला इन्होंने बेशर्मी से। जो बेशर्म व्यक्ति होगा वो ऐसी बात करेगा, ये खुद बेशर्म व्यक्ति है। हमने शालीनता के साथ बात रखी, चुनाव का मौका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी आदत है कुत्ते की पूंछ आप मड़ी में डाल के रख लो, वो सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी रहेगी। ये बदतमीज व्यक्ति है, बेशर्म व्यक्ति। सुरेश गौड़ जी, अब आप देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक बात बताइए सुरेश गौड़ जी, शब्दों की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात रखिए। आप ये मर्यादा की जिम्मेदारी 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की है क्या, इनकी नहीं है क्या? मैं अपनी चर्चा में किसी को भी इस तरह की इजाजत नहीं देता हूं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो बीजेपी से है या कांग्रेस से या किसी और पार्टी से। विचार करो, इन्होंने ऐसे शब्दों का यूज किया। दूसरी बात, मैं विषय पे आता हूँ। जिस पार्टी के खिलाफ 52% लोगों ने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया, 43 आपने खुद बताया है, तो ऐसे लोगों को एक सेकंड भी सत्ता में रहने का अधिकार है? अरे गांधी नेहरू ने अपनी जान देकर जिस लोकतंत्र को देश के लोगों को सौंपा था, आप उसका हनन करते हुए घूम रहे हो, चुटकुले सुनाते हुए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और कह रहे कांग्रेस पार्टी के पास तो प्रत्याशी नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में भी आपको आधे से ज्यादा जगह पे मेजोरिटी से धरातल में डालेगी पकड़ के। क्या बात कर रहे हो आप? एक बात इन्होंने क्या कही है कि हुड्डा साहब को या दूसरे नेताओं ने अपने चेहरे छिपा लिए। हमारी शुरू से परंपरा रही है, हमने तो कभी पंचायत के चुनाव सिंबल पे लड़े नहीं, लेकिन बीजेपी ने किया। बड़े लेवल पे हमने मेयर के जो परिषद के चेयरमैन के हैं उसमें मुकाबला इनको किया। और एक बात ये बोल रहे थे कि लोकसभा में हार गए, 5 सीट आपके बराबर की दी है। आपने विधानसभा की बात की, 39% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, हमने विपक्ष में रहकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने आंकड़ों के खेल में मत पेटियों को, ईवीएम मशीनों को प्रभावित करके नंबर का गेम करके सरकार बना गए। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कांग्रेस पार्टी ने अपील की हुई है, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आधे सीट 5 सीटें ली और 5 पे कड़ी टक्कर दी, 39% विधानसभा में वोट बैंक बराबर का लिया सत्ता में होने के बाद, डबल इंजन को फेल किया दोनों को। और अब इस छोटे स्थानीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा की तरह मुंह तोड़ जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। और हमारी लड़ाई जनता लड़ती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जो जनता में हमारी हिस्सेदारी है वो लड़ते हैं हम। ये नहीं है कि लोगों को बरगला के, लोगों को नाटक मंडली करके, भोजन का आयोजन करके, भंडारे दे के, ये कांग्रेस की नीति कभी नहीं रही। हम मतदान को प्रभावित नहीं करते, हम अपनी नीतियों पे चलते हैं। रही बात इन्होंने कही कि खट्टर साहब, राज सिंह सैनी जी हमारे बड़े नेता चुनाव भी उसमें लग जाते हैं। आपके नेताओं को देश और प्रदेश की जनता ने जनता के कार्य करने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए चुना है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं चुना। ये लोकतंत्र के खिलाफ है जो ये राग अपना रहे। ये बात आप सुरेश गौड़ जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सुरेश गौड़ जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताइएगा। आप एक बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब स्थानीय निकाय चुनाव में देगी। चुनाव को आप लोकतंत्र का पर्व मानते हैं या नहीं मानते हैं? को मानते हैं।
बिल्कुल मानते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अगर नेता वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पद पर है, चाहे वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, तो क्या वो लोकतंत्र में इस तरह की जो शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया है कि लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है, क्यों जो वोट मांगने के लिए क्यों नहीं जा सकते लोग? क्यों बड़े नेता नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए? नहीं, देखिए ये एक गंभीर विषय है, आप समझने की बात कीजिएगा। पंचायत के चुनाव में आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी कांग्रेस ने बाकी जगहों पर तो सर अपने सिंबल दिए हैं ना, निगम में दिए हैं ना, नगर परिषद में दिए हैं, सिंबल दिया है, नगर परिषद में भी दिया है। वहां चले जाते हैं आपके बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए, जहां आपने सिंबल दिया है, वहां पर भी नहीं गए। आपने बता दिया ना, हमारे बड़े नेताओं को जरूरत नहीं है, हम तो जनता पे ज्यादा, इसका मतलब तो दबाव डालने की बात हो जाती है। हम सत्ता में तब भी नहीं गए, हम सत्ता में तब भी नहीं गए। और एक बात और पूरे हरियाणा में आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ, मैं जवाब दे दूं जरा भाई साहब। आ रहा हूँ जो पार्टी का चुनाव, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, जवाब आपसे लूंगा। एक बार सुरेश जी की बात पूरी होने दीजिए। जी सुरेश जी, मैं सतेंद्र जी ये बता रहा हूँ, पालिका चुनाव में एमसी का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ रही पूरी स्टेट में। ये मैं आपको दावा करता हूँ, ये मान लिया। लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो नगर परिषद में शायद पहली बार सिंबल दिया है ना? नहीं, नगर परिषद और हमने कॉर्पोरेशन में दिया है। बिल्कुल, हाँ, पहली बार दिया ना नगर परिषद में, निगम में पहले दिया है, लेकिन नगर परिषद में शायद पहली बार दिया है। हाँ, नगर परिषद में पहले दिया है। परिवर्तन हुआ है, बदलाव किया आपकी पार्टी ने। आपकी पार्टी इसका मतलब चुनाव को चुनाव की तरह से ले रही थी, जब तक उम्मीदवार घोषित किए जाने थे, सिंबल दिए जाने थे। हमारे पास विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम इनको बिल्कुल खाली ग्राउंड तो सौंप नहीं सकते ना, हम सामना करेंगे। लेकिन हमने नगर पालिका में पूरे हरियाणा में कहीं भी सिंबल नहीं दिया नगर पालिका में, क्योंकि वो ज्यादा स्थानीय होते हैं, वो ग्राम पंचायत की तरह के चुनाव होते हैं और भाईचारा कायम रहे। जहां सिंबल पर है, जहां सिंबल पर भाईचारा साफ करना, उसमें ये लगे हुए हैं। जी, जहां सिंबल पर आपने चुनाव लड़ा, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की हार होने जा रही है। इस तरह का दावा बीजेपी कर रही है। विजेंद्र जी, जी इनकी दमनकारी जी, देखिए मैं जवाब दूं जी। देखिए, जमानत जब्त करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जमानत जब्त करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर इनकी लड़ाई 0 से थी, ऐसे ही 0 की लड़ाई हरियाणा में भी कराएंगे। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं 46 नगर निगम के वार्डों में एक भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती। 0 आएगी इनकी और इनको इतने बुरी तरह से हराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और फरीदाबाद जिले के अंदर। और जो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इनके लिए 2 बातें कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये इससे बड़ा क्या बात हो सकती है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को निकाय चुनाव में जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है, तो किस मानसिकता के लोग हैं ये? कौन से द्वीप से आते हैं ये? जनता जनार्दन ने मुख्यमंत्री जी को चुना है, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक सांसदों को चुना है, तो वो जाके जनता के बीच में ये बताते हैं ना निकाय चुनाव में लोकल मुद्दों के ऊपर कि हमने सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में हमने ये काम किए। जनता तभी तो वोट देती है भैया, आपकी तरह थोड़ी है। और ये बार बार जो कह रहे हैं हमारे बड़े नेता, काहे के बड़े नेता हैं? लोकसभा चुनाव में उनको घर में उनके हराया हमने, विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार को, हरियाणा का ट्रेंड रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का। देश के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनी है। और काहे की कांग्रेस पार्टी है? ये चुनाव की तैयारी करते नहीं है, पूरे 5 साल सोते रहते हैं, उसके बाद चुनाव होता है तो जगते हैं बेचारे, फिर हार जाते हैं, फिर ईवीएम और मीडिया को दोष देते हैं और फिर कहते हैं बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करते हैं। इनकी भाषा शैली और इनका जो काम करने का तरीका है और जिस तरह से ये डिबेट में आज आए हैं बिना तैयारी के और पहले ही हार माने बैठे हैं, महाशय पहले ही हार माने बैठे हैं। 12 तारीख का नतीजा इनको पहले से पता है, क्योंकि जो विद्यार्थी स्कूल में जाके पढ़ाई करता है पूरे साल, उसको पता होता है पेपर में पढ़ूंगा तो पास रहूंगा मैं, और जो पढ़ाई नहीं है उसको पहले से ही पता है मैं फेल हूं, तो इनको परिणाम पहले से पता है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, दूरबीन से दिखाई। आज गांवों के अंदर सुनिए, आज गांवों के अंदर आपको
आपको जहां कोई बंजर जमीन दिखती है वहां कांग्रेस घास दिखती है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। आने वाले समय में भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। आप बताओ, ये हरियाणा में हारे, ये महाराष्ट्र में हारे, ये दिल्ली में हारे, ये हरियाणा में निकाय चुनाव में हारेंगे, और हार के बाद सिर्फ बहाना बनाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन सुरेश जी जिस तरह का लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि 50-50 का मुकाबला रहा, विधानसभा चुनाव में भी आपने कहा कि सत्ता के साथ लगभग बराबर के वोट हमने हासिल किए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आंकड़ों के हिसाब से भी और माहौल के हिसाब से भी। उस दौरान ये ऐसा भी माहौल था दोनों चुनाव में कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव आते आते ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के तमाम जो स्थानीय स्तर पर जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में खिसकते हुए नजर आए। कई जगहों पर तो जिनको आपने टिकट देकर के चुनाव में उतार दिया वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए और चुनाव से बाहर होते हुए, मैदान से बाहर होते हुए नजर आए। इस तरह की स्थिति आपने बहुत अच्छा सवाल किया हितेंद्र जी, ये बड़ा सही सवाल पूछा। मैं इसी बात पे मैं आना चाह रहा था जी। देखिए, विषय यही होना चाहिए कि ये कारण क्या हुए। जैसे ये बोल रहा है कि हम जीतेंगे, मैं कहता रहा हूँ हम जीतेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? ये कोई डिबेट थोड़ी है फिर। अरे ऐसे तो लेकिन मैं जो आपने बोला, मैं बिल्कुल इस बात पे आना चाहता हूँ कि हम तो खुश हैं कि जो हमारे अंदर पार्टी में काली भेड़ थी वो चली गई, वो दबाव में गई या किसी भी कारण से गई। ये मैं यही बात कहना चाह रहा था। हर जगह दबाव था। हमारे करनाल में आपने भी वीडियो देखी होगी कि हमारे तो अनुमत कर लिया था एक प्रत्याशी को, इन्होंने बीजेपी के साथियों ने उसको, मतलब जिस दिन उन्होंने विड्रॉल की डेट, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि राजा जी, उन सब तमाम हमारे मनोज वधवा जी जो वहां से मेयर के प्रत्याशी, सब के सामने वीडियो आपने देखा होगा, मीडिया पे आई थी। तो इस तरीके का दबाव, लोकतंत्र का हनन जिस तरीके से किया, हम उस पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ऐसा ना हो, और बोली है सुरेश जी, माफी चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जो विधायक सीएम सैनी की, आप ही के विधायक जो सीएम सैनी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कल वो भी आपसे दूर जाएं, उनके बारे में भी आप ऐसा ही कहें? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में मैं ये कहता हूं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी में हमारा प्रत्येक जो नेता है वो पार्टी विचारधारा से बना हुआ है, और लोकतंत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करने में भी कई बार कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर कोई किसी को कोई चीज ठीक लगती है तो हम तो, राहुल गांधी जी ने मोदी जी के बारे में भी कहा था कि आप ये काम करके आइए, हम तारीफ करेंगे, लेकिन वो अगले ट्रंप के सामने जो के उल्टे आगे कैसे तारीफ करेंगे? अगर कोई हमारे विधायक ने किसी विषय पे कोई बात की भी होगी तो वो कोई ये नहीं है कि विचारधारा से समझौता है। हमारे सभी विधायकों की, 37 के 37 विधायकों की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और कोई एक अंश अगर कोई किसी समय कोई कह देता है भाई इस बात का आपने ठीक जवाब दिया, ये तो कोई बात नहीं। अब मैंने बीजेपी के प्रवक्ता साथियों भी तो हम कह देते हैं भाई आज आपने इस बात का ठीक जवाब दिया। ये नहीं है कि मेरी विचारधारा। बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग का जो फीसद रहा है वो 43% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और अब परिणामों का इंतजार है जनता को भी और उन उम्मीदवारों को भी जो चुनावी दंगल में थे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।